Okay, good evening to all. We are continuing with our course wastewater management or sewage treatment or wastewater engineering. And this is, I think, lecture number 7. So let us start the treatment of sewage. We'll see the units or steps of treatment design, sewage design. In this lesson, I have taken one lecture offline in the class, right? और स्टार्ट हमने कर लिया था ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज रिमेंबर स्क्रीन्स वगैरह मैंने ब्रीफली डिस्कस करी थी और स्क्रीन्स का मैंने एक न्यूमेरिकल भी करवाया था आप लोगों को और आफ्टर दैट प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक स्टार्ट किया था और उसमें बेसिक थ्योरी ऑफ प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक एंड डिज़ाइन डेरिवेशन ऑफ दैट सेटलिंग वेलोसिटी वीएस ये हमने थोड़ा बहुत देखा था. ओके, विल डू इट अगेन. So let us start the treatment of wastewater. So treatment of wastewater and treatment of water is bit similar, not exactly similar. In some units are same like screenings, coagulation, flocculation, sedimentation, filtration are same, right? So start. These are steps. Okay. स्क्रीनिंग एरेशन एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं होना चाहिए. एरेशन विल कम after sedimentation or during the secondary treatment, right? So flocculation, sedimentation, flocculation, okay. Disinfection, chlorination, softening, defluoridization, desalination. ठीक है. So कुछ एक दो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो डिस्कस कर लेते हैं. If water is extracted from the surface and it is provided storage or extracted from the ground having turbidity in NTU, the sample is free from taste, odor and dissolved gases. वो कह रहे हैं अगर वाटर जो है वो सरफेस से आपको मिल रहा है, मीन्स रेनफॉल हुई, ठीक है, रेनफॉल कहीं एक्यूमुलेट हुई, रन ऑफ हुआ, वाटर वहाँ से ट्रैवल किया और यहाँ से रन ऑफ होते होते लेट अस से आपने यहाँ पर आपका वाटर का कलेक्शन है. तो इस वाटर को अगर आपको ट्रीट करना है, इस वेस्ट वाटर को आपको ट्रीट करना है और इसकी टर्बिडिटी कंडीशन ये भी कि इसकी टर्बिडिटी जो है वो मैक्सिमम 10 NTU 10 नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर ये 10 NTU के बराबर या उससे कम है देन आप क्या करोगे, प्लेन डिसइंफेक्शन कर दोगे एंड दिस इज योर ओनली ट्रीटमेंट इन दिस केस. ठीक है. टर्बिडिटी की एक 10 NTU टर्बिडिटी के लिए उन्होंने बोल दिया, ठीक है. एंड दी टेस्ट एंड ऑर्डर फ्री होना चाहिए, ऑर्डर फ्री होना चाहिए. अगर ऑर्डर फ्री नहीं है, डिजोल्व गैसेस उसमें है, तो क्या करना पड़ेगा, वी कैन ऐड दी एरिएशन यूनिट. एरिएशन में क्या करते हैं, बेसिकली फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. वी हैव सम काइंड ऑफ टैंक्स अरेंजमेंट, ठीक है, कुछ इस तरह से टैंक्स होते हैं, ठीक है. वेस्ट वाटर यहाँ पे एक्यूमुलेट कलेक्ट होता है और फिर उसमें हमें डिफ्यूज़र नीचे लगे हुए होते हैं इस तरह से, और O2 फ्रेश ऑक्सीजन इसमें रिलीज होती है वेस्ट वाटर में, ठीक है. और ड्यू टू दिस द गैसेज में रिलीज फ्रॉम दिस वेस्ट वाटर may get rid from this gases. ओके. तो एरेशन की रिक्वायरमेंट वहाँ पर है. अगर टेस्ट एंड ऑर्डर भी वेस्ट वाटर में नहीं है देन ओनली प्लेन डिसइंफेक्शन आप कर सकते हो और वेस्ट वाटर को आप डिस्पोज कर सकते हो. ठीक. और नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने यही कहा है कि अगर एक्सेसिव डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड है एंड ऑडोरस गैसेज है, ठीक है, पंजेंट स्मेल वाली गैसेस हैं, देन आपको एरेशन भी करना पड़ेगा. ठीक है. स्क्रीनिंग आपको लगता है टर्बिडिटी अच्छी खासी है तो स्क्रीनिंग आप कर सकते हैं. स्क्रीनिंग है तो कोगुलेशन फ्लॉकुलेशन जरूर होगा. सस्पेंडेड सॉलिड की प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है टर्बिडिटी, राइट. अगर सस्पेंडेड सॉलिड
प्रेजेंट ज़्यादा है वेस्ट वाटर में, तो टर्बिडिटी भी ज़्यादा होगी वेस्ट वाटर की, ठीक है। और अगर ऐसा है तो आपको स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, रिमूवल ऑफ दिस सस्पेंडेड सॉलिड मैटर आपको करना पड़ेगा। दैट इज ड्यू टू द बिग मैटर कैन बी रिमूव बाय द स्क्रीनिंग and a smaller one can be removed by the coagulation flocculation, and after this followed by the sedimentation. And we can use some kind of filters for the water treatment. We use generally slow sand filters, rapid sand filters, pressure filters, but here in sewage treatment or in wastewater treatment we generally use the trickling filter. We generally provide the trickling filter for the decomposition of organic matter. ये मैंने आपको एक ब्रीफ किया था, ओके। Activated carbon bed we can use in this to absorb the impurities and to increase the efficiency of this filtration process. ओके, ये थोड़ी ब्रीफ हमने ले लिया, इसका ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा मैंने एक ओवरव्यू डिस्कशन किया था और एक न्यूमेरिकल हमने ऑफलाइन क्लास में डिस्कस किया था। तो कुछ डेफिनेशन, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं और फिर आगे चलता है, ठीक है। स्क्रीनिंग इज डन टू रिमूव द हेवियर सस्पेंडेड impurity or suspended solids. Heavier, those are larger in the size from the water, ठीक है, like plants, piece of a plant, or leaves, trees, wooden pieces like stones, animals, dead shells, like that, ठीक है। तो ये अगर चीजें हैं स्क्रीनिंग से ही रिमूव हमें करनी चाहिए, आगे एफिशिएंसी को वो डिक्रीज करती हैं। स्क्रीनिंग इज जनरली अडॉप्टेड विद द हेल्प ऑफ द टाइप ऑफ स्क्रीन। देयर आर टू टाइप ऑफ स्क्रीन, कोर्स स्क्रीन एंड फाइन स्क्रीन। तो ऑब्वियसली एक को कोर्स बोला, एक को फाइन बोला है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द वाइड्स और पोर्स। ये स्क्रीन्स हैं इस तरह से, तो इनका गैप्स क्या है, इनकी स्पेसिंग क्या है, स्पेसिंग के अकॉर्डिंग हमने जो है उसको कोर्स स्क्रीन और फाइन स्क्रीन में कैरेक्टराइज किया है, ठीक है। कोर्स स्क्रीन को ये बोल रहे हैं कि ट्रैश रैक्स भी बोल देते हैं, ट्रैश रैक्स, ओके। तो फर्स्ट कोर्स स्क्रीन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ द बार्स ऑफ डाया 25 mm, ठीक है, एंड स्पेसिंग इज जनरली 20 to 100 mm maintained between the bars, or you can say rods. These screens are generally placed at the inclination of 3 to 6 vertical and 1 horizontal. Okay, तो ये कह रहे हैं कि कोर्स स्क्रीन जनरली इस तरह के बार्स होते हैं, वर्टिकली प्रोवाइड करते हैं। इससे एक बार ये है, सेकंड वन इज दिस, थर्ड वन इज दिस। ये कह रहे हैं कि जो डायमीटर ऑफ दिस जो बार का डायमीटर है जनरली 25 mm होता है। दिस इज द इनर स्पेसिंग, लेट अस से इसको एस बोल दीजिए। तो स्पेसिंग ये कह रहे हैं कि ये वेरी कर सकती है 20 mm से लेके 100 mm तक, ठीक है। इट कैन बी 20 और इट कैन बी 100 इन बिटवीन दैट। और जो मैंने बताया था आपको इन अर्लियर क्लास की, जो स्क्रीन आप प्लेस करते हैं ये किसी एंगल पे प्लेस करते हैं। इट विल नॉट प्लेस दिस स्क्रीन लाइक दिस प्योर वर्टिकली, इसको एक इंक्लाइंड एंगल पे इस तरह से प्लेस करते हैं। तो चूंकि जो एरिया, जिस एरिया से वेस्ट वाटर पास होगा वो एरिया इंक्रीज हो जाए ड्यू टू दिस इंक्लिनेशन, और एरिया अगर इंक्रीज आप करते हैं for the constant discharge your velocity will reduce, ठीक है। मतलब डिस्चार्ज Q is equal to area into velocity, राइट। ये एक फॉर्मूला है, Q is equal to area into velocity। उतना ही डिस्चार्ज आपको पास करना है स्क्रीन में से, if Q is the constant thing, और एरिया आप इंक्रीज कर रहे हो। कैसे इंक्रीज कर रहे हो, क्योंकि आप ऐसे मान लीजिए जैसे एक आप इसको ऐसे प्लेस करते हो वर्टिकली, ठीक है, और वाटर की जो हाइट है, वाटर का जो लेवल है इतना है, इसको आपने बोल दिया H, कैपिटल H लेटर से। और एक आपने क्या काम करा कि इसी स्क्रीन को आपने इस तरह से एक एंगल पर इंक्लिनेशन में प्रोवाइड कर दिया, एंड हाइट ऑफ द वाटर विल सेम H, बट एरिया through this wastewater will pass, that area has been increased. अगर एरिया बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी रिड्यूस होगी, वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा फॉर द कांस्टेंट Q वैल्यू, ठीक है। तो वेलोसिटी, हमारा पर्पस मेन जो है वो वेलोसिटी को रिड्यूस करना है
सो दैट हमारा जो लार्जर पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, वो स्क्रीन पे एक्युमुलेट हो जाएं, अटक जाएं, हमको सेपरेटली ऑब्टेन हो जाए। ठीक है, अब ये गाइडलाइंस हैं कि जो आप इस इंक्लिनेशन का एंगल रखोगे, दिस विल बी नियर बाय 3 to 6 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजॉन्टल। ओके, दिस इज द स्लोप गिवन फॉर दिस। ओके, वो ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से शो किया हुआ है पिक्चर में कि दिस इफ अगर आप वर्टिकली प्लेस करेंगे इस तरह से, दिस इज द एरिया ए लेट अस से, और आपने इस तरह से इंक्लाइंड वे में प्रोवाइड कर दिया एक एंगल पर, दिस इज एरिया विल बिकम ए डैश, एंड obviously a dash is greater than the a, right? And if a dash is greater than the a, so v dash is the active velocity which is passing through phase water which is passing through the screen is v dash. It will be definitely less than the v velocity if this screen could vertical, right? तो ये आपका इस तरह से हो गया, तो वेलोसिटी हमने रिड्यूस कराई ड्यू टू द इंक्लिनेशन, राइट? तो पॉइंट्स और देख लेते हैं। स्क्रीन्स आर ऑलवेज प्लेस्ड एट एन इंक्लिनेशन एज इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रिमूवल। क्यों प्लेस करा? क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ रिमूवल हमें अच्छी चाहिए थी, तो हमें इंक्लिनेशन करने से मिल गई। ओके, हाउ? बाय reducing the velocity of flow, giving the more opportunity provided to suspended impurity to retain over the screen, right? Inclination helps in the better cleaning of success cleaning of screens by racking mechanism. Okay, inclination की वजह से वो कह रहे हैं कि जो भी बार्स के बीच में सस्पेंडेड सॉलिड या कोई भी उस तरह की चीजें जो इसमें सेपरेट हो जाती हैं, यहाँ पर अटक जाती हैं, इनको रिमूव करने के लिए, इस स्क्रीनिंग की क्लीनिंग के लिए भी नॉर्मली आसानी होती है एज कम्पेयर टू अगर हम इसको वर्टिकल लगाएंगे तो। ठीक है, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे समेशन ऑफ हेड इन्होंने शो करा है। टोटल हेड इज विल द समेशन ऑफ काइनेटिक हेड ऑफ दिस वाटर एंड द पोटेंशियल हेड ऑफ दिस वाटर, राइट? v1 v2 से इसलिए शो करा है, डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी एक थी, ड्यू टू दिस इंक्लिनेशन आपने क्या करा है, वेलोसिटी को रिड्यूस करा है। ठीक है, तो दिस वेलोसिटी इज चेंज्ड फ्रॉम v1 टू v2। ठीक है, और कोई खास बात नहीं है यहाँ पर। हेड लॉस इन द वाटर थ्रू द स्क्रीन, ठीक है, कितना हेड लॉस हुआ, इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी ऑब्वियसली। हेड लॉस कितना हुआ? हेड लॉस HL इज इक्वल टू k द कांस्टेंट vt स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर over 2g. v2 square minus v1 square over 2g is the head loss. This is the differential velocity head multiplied by the constant, and this constant we use is equal to 1 upon 0.7. K is equal to 1 upon 0.7. This is the formula of head loss. अगर आप एक नंबर में पूछा जाए हेड लॉस क्या है, आपको दोनों वेलोसिटी पता हो, वेलोसिटी एट बिफोर द स्क्रीन एंड वेलोसिटी आफ्टर द स्क्रीन अगर आपको पता है, तो यू कैन कैलकुलेट दी हेड लॉस। ठीक है, बोर्ड स्क्रीन हो गया। फाइन स्क्रीन के बारे में एक दो पॉइंट देख लेते हैं। फाइन स्क्रीन है जनरली इन द फॉर्म ऑफ वायर मैश, पतले पतले छोटे पतले पतले वायर्स होंगे। ओपनिंग साइज इज अराउंड 10 mm, generally avoided in the normal treatment of water as it get frequently clogged. Okay, requiring its frequent cleaning, clogging होगी तो cleaning भी चाहिए, thereby increasing the operational cost of the treatment. ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो है बहुत क्लोजली जब हम बार को प्लेस करते हैं, स्पेसिंग बहुत कम होती है, 10 mm होती है, तो इसको बोलते हैं फाइन स्क्रीन, राइट? फाइन स्क्रीन है तो सेपरेशन तो एक मीडियम साइज के पार्टिकल का भी आप कर दोगे, सस्पेंडेड सॉलिड कर दोगे, बट पतले इसमें पोर होने की वजह से क्या होता है कि इसमें बार बार यहाँ पे जो है मैटर, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। इस वजह से ये क्लॉगिंग हो जाती है, ये जो बार्स के बीच में स्पेसिंग है ये बंद हो जाती है, तो पानी आएगा और ये चूंकि बंद हो गया तो यहाँ पर पानी अननेसेसरली यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होता है कि बार बार इसकी स्क्रीनिंग की क्लीनिंग करनी पड़ती है, और क्लीनिंग जब बार बार होगी तो डेफिनेटली कॉस्ट विल इंक्रीज। ठीक है, ऑपरेशन कॉस्ट विल इंक्रीज। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ड्यू टू दिस इंक्रीमेंट इन कॉस्ट, जनरली in most of the time we neglect this fine screen, and for smaller size of particle we use generally sedimentation tank with coagulation or flocculation facility,
इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस फाइन स्क्रीन. ओके, तो ये इस पॉइंट में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है. ठीक है. बेस्ड ऑन अप्रोच वेलोसिटी VA, न्यूमेरिकल में डिस्कस कर लिया था, है ना, कि अप्रोच वेलोसिटी थी VA. ओके, दिस इज as per the code, this is around 0.6 to 1.2 meter per second. N is denoted for the number of openings and phi is the diameter of bar, right? S is the spacing. इस तरह से हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था. So what will be the width of this screen, है ना, तो कैसे मैंने बताया था आपको जब क्वेश्चन सॉल्व किया था. तो ये हमने बार लगाए हुए हैं, एक ये है, दो, तीन एंड 4. तो B is equal to क्या होगा, N is the number of spacing, N into S. ठीक है, टोटल इज द टोटल गैप आ गया आपका, प्लस N प्लस 1 5. तो 3 स्पेसिंग है तो 4 बार्स हैं, तो 4 into 5, 5 is the diameter of 1 bar. This will give you the width from here to here. Okay. उस तरह का सिंपल न्यूमेरिकल आपको जनरली पूछा जाता है. ठीक है, थ्योरी पार्ट हमने देख लिया स्क्रीन का. नेक्स्ट वी विल सी द सेडिमेंटेशन प्रोसेस. नेक्स्ट यहाँ पर आपको एरेशन दिया हुआ है. एरेशन हम बाद में पढ़ेंगे, एरेशन होता है क्या एग्जैक्टली. एरेशन इसको बाद में देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक which we are going to start is sedimentation. Okay. अच्छा, sedimentation से पहले generally sometimes we provide the grit chamber. ठीक है, ग्रिड चैम्बर क्या होता है कि एक इट्स यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ. एक तरह का टैंक ही है, लॉन्ग टैंक्स होता है, लॉन्ग एंड नैरो टैंक्स होता है, जो स्क्रीन जैसे स्क्रीन्स के बाद और सेडिमेंटेशन टैंक से पहले इसको प्लेस किया जाता है. ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रिड चैम्बर. The main criteria of this grid chamber is to design a velocity, optimum velocity, which due to by the flowing with that velocity wastewater, या तो वो it should not be deposit in this tank. Okay, and it should not be too much high that it may take deposited suspended solid with it. मतलब जो वेलोसिटी इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि वो एक तरह से सस्पेंडेड सॉलिड को धीरे धीरे डिपॉजिट करना भी शुरू कर दे इस टैंक के सरफेस पे. ठीक है, और इतनी ज्यादा भी वेलोसिटी ना हो कि वो जो सस्पेंडेड सॉलिड इसमें ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुके हैं, नीचे सेटल डाउन हो चुके हैं, उनको भी वो यहाँ से टर्बुलेंट फ्लो क्रिएट करके, टर्बुलेंसी क्रिएट करके इनको भी यहाँ से ऊपर ले जाए. velocity should be in optimum range. Okay, ये velocity point is an important point which needs to be designed for the grid chamber, right? तो concept is like that कि velocity, जिस velocity से वेस्ट वाटर यहाँ पे इनलेट में एंटर कर रहा है और जिस velocity से वेस्ट वाटर यहाँ ट्रेवल कर रहा है एंड फर्दर यहाँ से आउटलेट से बाहर आ रहा है, velocity should decrease gradually. The concept of grid chamber is velocity should reduce gradually. Okay, gradually reduce करनी चाहिए. अब gradually reduce करने के लिए या तो आप क्या करोगे भाई, या तो आप जो है क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस टैंक इस तरह से बनाओगे, सॉरी इस तरह से बनाओगे. दिस इज टॉप व्यू जो आपको शो कर रहा हूँ, दिस इज टॉप व्यू. ओके, ग्रिड चैम्बर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं. ग्रिड चैम्बर आपको मैं बता रहा हूँ होता क्या है. तो मैंने बोला कि पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो, उसके लिए हमें वेलोसिटी डिजाइन करनी पड़ती है, और वेलोसिटी हम चाहते हैं कि वो ग्रेजुअली फ्रॉम दिस एंड लेफ्ट एंड टू राइट एंड वो डिक्रीज हो. और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, Q इज इक्वल टू डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी. ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ ये वेलोसिटी डिक्रीज हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया बढ़ाना पड़ेगा. तो मैं टॉप व्यू से इस टैंक को जब देखता हूँ तो मैंने देखा कि जो एरिया है इसका, वो मैंने क्या करा है, इस तरह से लेफ्ट एंड टू राइट एंड दिस एंड टू दिस एंड मैंने क्या करा है, इसको इंक्रीज कर दिया है. ड्यू टू दिस इंक्रीमेंट इन एरिया, velocity is going to reduced, and this velocity is such that it settles the wastewater the solid particles of the wastewater will settle down on the surface of this
tank. Okay, so this reduction of velocity sometimes is done by this changing cross section area, and sometime it may simulate by the providing a wear, providing a sutro or proportionate wear. एक wear होती है, जैसे मान लीजिए I'll tell you that. स्लो है इसकी वर्किंग इरेजर की. तो हम ये बात कर रहे थे कि जो वेलोसिटी है, या तो आप क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करके वेलोसिटी का इंश्योर करोगे कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो भाई हमारा जो सस्पेंडेड सॉलिड है वो नीचे बैठ जाएगा. ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा ऑप्शन मैंने बताया था कि आप एक वेयर प्रोवाइड करते हो, एक इस तरह से, जैसे कि यही टैंक है आपका इस तरह से, और इस टैंक के आउटलेट पोर्शन में आप इस तरह से अपना एक ओपनिंग दे देते हो, स्मॉल ओपनिंग, जिसमें से पानी यहाँ से ट्रेवल होके और धीरे धीरे यहाँ से बाहर आता है. ठीक है, वेयर जनरली आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हो, 6th सेमेस्टर में इरिगेशन में आप वेयर पढ़ते हो. वेयर इज सॉलिड स्ट्रक्चर विच यू पुट और कंस्ट्रक्ट, ठीक है, अक्रॉस द एनी स्ट्रीम, एनी रिवर, जस्ट टू होल्ड द वाटर फॉर सम टाइम. ठीक है, यहाँ पर वाटर होल्ड करते हो, वाटर एक डेप्थ के बाद रीच इंक्रीज करता है, तो फिर वो वाटर इस वियर के ऊपर से यहाँ पर स्मूथली डाउन स्ट्रीम एंड पे चले जाता है. तो ये वियर जो है, इस वियर का नाम कई बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, proportional wear or sutro wear, SUTRO sutro wear. These two kind of wear are used in grid chamber to reduce the flow velocity, so that our wastewater or our suspended solid of wastewater get settled down into the tank, right? इस तरह से करते हैं. Sure. Grid chamber के बाद which is very important unit, that is the sedimentation tank. PST बोल देते हैं, primary sedimentation tank, because in sewage treatment we'll study two sedimentation tank. First one is the primary, second one is the secondary sedimentation tank. वो तो आगे देखेंगे, यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक. इसका भी मैंने ओवरव्यू आपको जस्ट दिया था कि इट इज डिपेंड अपॉन दी दिस फॉर द रिमूवल सस्पेंडेड सॉलिड. जो इसका कॉन्सेप्ट है, सारा प्रिंसिपल है, वो वर्क करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी पे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ड्यू टू द ग्रेविटी आपका जो है पार्टिकल सेटल हो जाए. स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज समथिंग, द डेंसिटी ऑफ एनी पार्टिकल और एनी सॉलिड. You are comparing the density of any solid with respect to the density of water. तो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी में एक हिसाब से रेशियो निकालते हो डेंसिटीज का, किसी भी सॉलिड का किसी वाटर के रिस्पेक्ट में. ठीक है, ये यूनिट वेट का रेशियो निकालते हो, तो जितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा, मतलब उतना ही वो पार्टिकल या वो सॉलिड उतना ही ज्यादा भारी. ठीक है, और जितना ज्यादा सॉलिड भारी उतना ही ज्यादा आपका सेटलमेंट अच्छा होगा. ठीक है, solid का specific gravity is the main criteria here. ये देखिए आप लिखा है कि for inorganic particle generally specific gravity range lie between 2.6 to 2.9, and for organic particle the range of specific gravity is 1 to 2. Okay, these are the factor which are affecting in the sedimentation. ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे ऑफलाइन क्लासेस में. velocity of flow, वेलोसिटी ऑफ फ्लो जितना कम उतना सेडिमेंटेशन सेटलमेंट उतना ज्यादा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो जितना ज्यादा उतना सेडिमेंटेशन कम. विस्कोसिटी,
विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड या विस्कोसिटी ऑफ वाटर जितनी ज्यादा होगी उतना सेडिमेंटेशन अच्छा होगा, ठीक है, और विस्कोसिटी जितनी कम होगी उतना सेडिमेंटेशन स्लो होगा. Size of the particle, so again point that if size is increases then weight also increases, and if weight is increases the settling power is also increases, ठीक है. हल्का सा डेरिवेशन भी हमने क्लास में देखा था कि जो है ये स्फीयर है, वी आर assuming that our suspended solid particle is look like a sphere, we are assuming for analysis, and due to this we are making the free body diagram. In this free body diagram we can see that this is the weight of that particle, and this opposite to this weight one force is acting upward, that is the FB buoyancy force, right? And one another force is also acting upward because this particle is getting down, this particle is moving down, so in opposite to this motion one force is also acting upward, that is called drag force. अब आप फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स में ये ड्रैग फोर्स आप स्टैटिक्स में नहीं पढ़ते हो, बिकॉज स्टैटिक्स मीन्स दैट योर पार्टिकल इज इन द स्टेशनरी पोजिशन. हियर योर पार्टिकल इज सेटलिंग डाउन फ्रॉम हियर टू हियर, so particle is moving or solid object is moving in the any fluid, means in water, so this drag force, definitely this drag force will come into the picture. So if you if you write here the equilibrium equation, summation of Fi is equal to 0, तो ये weight minus buoyancy force minus drag force is equal to 0, ठीक है. Then break these forces into the volume and the unit weight. So volume of solid into unit weight of solid minus volume of water into unit weight of water, buoyancy is equal to drag force का formula हमें पता ही है, half CD rho A V square. CD रो किसकी, जिस फ्लूइड में पार्ट आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल कर रहा है, ये इज द अप्रोच एरिया, एंड V हियर इज, हमने बोला सेटलिंग वेलोसिटी को VS से रिप्रेजेंट करते हैं, सेटलिंग वेलोसिटी इज VS. दिस VS टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, VS टर्म बार बार आगे आता रहेगा, सेटलिंग वेलोसिटी. तो while this if you do the simplify this whole calculation, at last we will get this formula. Okay, standard formula for any kind of a flow, any size, the settling velocity equals to under root 4 by 3 capital G minus 1 into small g into d over CD. CD is drag force, small g is the acceleration due to gravity 9.8 meter per second square, and capital G here is the what, specific gravity, right? So अब यहाँ पर हम अपनी कंडीशन रखते हैं. दिस इज टोटल, दिस डेरिवेशन इज बेस्ड ऑन दी what kind of law? स्टोक्स लॉ, इसको कहते हैं स्टोक्स लॉ. ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आ सकता है. सेटिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला ये आ गया जनरलाइज, जब दिस इज जनरलाइज इक्वेशन, एंड अगर हम इसे अपने सेडिमेंटेशन टैंक के लिए अब कंडीशन रखते हैं कि वाटर बिल्कुल अच्छा है, प्रॉपर है, लेमिनार कंडीशन रखते हैं, कोई टर्बुलेंस नहीं वाटर में, स्मूथ फ्लो हो रहा है, लेयर्स में फ्लो हो रहा है ना, एंड डायमीटर ऑफ द particle which is settling, that is also d is also less than 0.1 mm, हम ऐसा बोलते हैं, and Reynolds number is less than 1. If these two condition prevails, then we can say our this analysis of the sedimentation हम easily कर सकते हैं, ठीक है. So CD is a drag force. Drag force for the laminar flow is 24 upon RE. Sorry, drag coefficient. Sorry, drag coefficient CD is a drag coefficient for laminar flow is 24 upon RE. और RE सबको पता है कि RE is a Reynolds number, rho VD over mu, ठीक है, rho VD over mu, डायनामिक विस्कोसिटी. इसको ब्रेक कर सकते हैं इस चीज में. जब ये CD की वैल्यू आप पुट करेंगे इस VS वाले फॉर्मूले में, if you put this value and after simplifying this we will get VS is equal to G minus 1 gamma W D square upon 18 mu, ठीक है. तो D स्क्वायर हो गया D का और अंडर रूट से आपका कैंसिल हो गया, ठीक है. तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये मैं लास्ट क्लास में आपको बताया था कि VS is equal to G minus 1 gamma W D square over 18 mu. इस क्वेश्चन को आप मेमोराइज कर लेंगे अच्छे से, ठीक है. डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ सकता है.
नाउ दी कमिंग टू द टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। टाइप ऑफ टैंक में पहला है आपका क्वेश्चन टाइप, ओल्ड टाइप, कन्वेंशनल टाइप, एंड अनदर वन इज द कंटिन्यूस टाइप। पहले ये देख लेते हैं होता क्या है। अब आजकल कम यूज हो रहा है वैसे ये फिल एंड ड्रॉ टाइप इसका दूसरा नाम है। फिल एंड ड्रॉ टाइप मतलब एक बार आप इसको कंप्लीट फिल करेंगे, सेटलिंग होने देंगे, नीचे डिपॉजिट होने देंगे मैटर को, और फिर उसके बाद में से रिमूव करेंगे एफिलेंट, और नीचे जो इकट्ठा हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, उसको हम निकाल लेंगे, स्लज, दैट इज स्लज। तो इसको थोड़ा देखते हैं। There are the type of tank in which the flow of water is completely stopped for 24 hours, during which the solid present in it are settled in the tank, leading to formation of sludge, and settled water is drawn out from the tank from its further treatment। ये कह रहे हैं कि वेस्ट वाटर एंटर होता है टैंक में, और जब एंटर होता है तो 24 घंटे के लिए, 24 आवर के लिए हम इस वेस्ट वाटर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ते हैं, एज इट इज को रख देते हैं। मतलब कोई वाटर अब इसके अलावा यहाँ से एंटर नहीं हो रहा है, कोई वाटर यहाँ पे आउटलेट से बाहर नहीं जा रहा है। 24 आवर के लिए इसको बिल्कुल स्टेशनरी पोजीशन में रख देते हैं वाटर को, वेस्ट वाटर को, इस टैंक में। ओके, और वेट करते हैं इसका सेटलिंग होने का, ड्यू टू दी वेट एंड ड्यू टू दी ग्रेविटी। ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल टैंक व्हिच वी यूज अर्लियर, कन्वेंशनल थिंग, fill and draw type, right? The detention time, the time for which the wastewater retain in the tank, that is called detention time, that is 24 hour. Cleaning period is 6 to 12 hour. Okay, cleaning period is 6 to 12 hour. These tanks are designed for the treatment of the maximum daily demand. These tanks designed for the maximum daily demand. One is the average demand or average discharge, okay? And one is the maximum demand, मैक्सिमम डिमांड। क्योंकि कोई भी वेस्ट वाटर है, जो भी आपको वेस्ट वाटर कलेक्ट हो रहा है, दैट मे बी यू कलेक्ट फ्रॉम दी हाउसेज, मे बी कलेक्ट फ्रॉम दी हॉस्पिटल्स, किचन्स, और एनी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, राइट। जो भी आपका डिस्चार्ज है वेस्ट वाटर का, वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फॉर द होल टाइम, फॉर द होल आवर्स ऑफ द डे इज कांस्टेंट, ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिकली इट विल नॉट बी लाइक दैट। प्रैक्टिकली क्या होगा कि क्यू आपका वेरी कर सकता है, तो वी टेक एवरेज ऑफ दैट क्यू। फॉर द डिजाइन पर्पज वी टेक 1.8 times, 80% of this we take extra, so the maximum design discharge is 1.8 times of the average demand for the design. For the safer side, we generally take extra. Sludge zone provided when the cleaning is done manually, designed only for the settling zone. Okay, sludge zone या settling zone provide करते हैं हम नीचे, और cleaning करनी पड़ती है। Okay, sludge tank is just a provide accumulation of sludge if cleaning is mechanically. Okay, this requirement of the settling zone is avoided because sloping bottom is provided by which sludge are settled and the collected at the end of the. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इसमें भी हम कभी कभी क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका टैंक है, देखिए आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, दिस इज योर टैंक, ये यहाँ तक जो है वेस्ट वाटर की हाइट है। दिस इज सेटलिंग जोन, मतलब यहाँ पर जो है वेस्ट वाटर ट्रैवल कर रहा है, नीचे सेटल हो रहा है, और नीचे जो ये हैच, ये शेडिंग शेडेड पोर्शन दिखाया है, शेडेड वन, दैट इज कॉल्ड स्लज जोन। तो यहाँ पे आके जो है वो सॉलिड पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं। ठीक है, अभी सेपरेटली प्रोवाइड करना पड़ता था ये स्लज जोन, और इसकी बार बार क्लीनिंग करनी पड़ती थी स्टॉप करा के ऑपरेशन, ठीक है, मैनुअली, और ये काफ़ी टफ होता है, टाइम टेकिंग होता है, कॉस्टली होता है। तो व्हाट वी डू नाउअडेज कि जो टैंक है हमारा, इसका बॉटम ही हम स्लोप ही कर देते हैं। द बॉटम ऑफ दिस टैंक इज स्लोप्ड, इस तरह से इसको इंक्लाइन कर दिया। अब हुआ क्या कि सेटल डाउन यहाँ से पार्टिकल हुए, कुछ टाइम के लिए अकमलेट हुए, फिर धीरे 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 ड्यू टू द ग्रेविटी यहाँ से ये रोल करते हुए, इस तरह से खिसकते हुए यहाँ पे जाके अकमलेट हो जाएंगे, यहाँ से ये बाहर भी निकल सकते हैं। तो बार बार ऑपरेशन रोक के इसकी क्लीनिंग करना मैनुअली उतना जो है ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ड्यू टू व्हाट, क्या आपने कैसे मॉडिफाई किया, जस्ट आपने क्या कर दिया, बॉटम को वन साइडेड स्लोप्ड बॉटम कर दिया, बॉटम को वन साइडेड स्लोप्ड बॉटम कर दिया। दोनों साइड से नहीं करना है कि यूं कर दिया, फिर बीच में एक्यूमुलेट हो जाएगा, है ना, इसको फिर निकालने में फिर दिक्कत होगी। तो वन साइडेड क्या कर दिया, स्लोप्ड बॉटम कर दिया। ठीक है, कंटिन्यूअस फ्लो टाइप,
Another type is the continuous flow type. इसमें क्या है कि these are the type of tank in which flow of water is maintained to be continuous. Okay. इसमें ऐसा नहीं है कि let us say यहाँ पर टैंक है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपने वाटर लिया और आपने 24 आवर के लिए या कितनी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपने इसमें रोक दिया, ऐसा नहीं है. वाटर इज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम दी राइट साइड. तो कंटिन्यूसली इसमें जो है वाटर आ रहा है और वाटर जा रहा है. अब आप बोलेंगे कि इसमें कैसे सेटलिंग हो रही है. तो सेटलिंग हम करवा रहे हैं बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ट्रेवल ऑफ दिस वेस्ट वाटर. I'm repeating again. Settling is ensured by increasing the length of travel of this wastewater. ये टैंक जो हमने डिजाइन करा है कंटिन्यूस वाला, इसकी हमें लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, अच्छी खासी लेंथ करनी पड़ेगी. लेंथ बाय विड्थ रेशियो 5 तक रखना पड़ सकता है कि L by B इज ऑलमोस्ट अराउंड 5. मतलब विड्थ अगर 1 मीटर है तो लेंथ ऑफ दिस टैंक कितनी होगी, 5 मीटर होगी. विड्थ अगर इस टैंक की 2 मीटर है तो लेंथ ऑफ टैंक कितना होगा, 10 मीटर होगा. इस तरह से लॉन्ग टैंक होना चाहिए. लॉन्ग टैंक डिजाइन करना है जिसमें वाटर यहाँ से आए और धीरे धीरे ट्रैवल भी करे और यहाँ से निकल भी जाए, और इतनी लेंथ में जो वो ट्रैवल करे, इतनी लेंथ में उसके मैक्सिमम सॉलिड पार्टिकल वो नीचे सेटल डाउन भी हो जाए. ये इंटेंशन है इस कंटिन्यूस फ्लो टाइप टैंक में हमारी. Type of tank in which the flow of water is maintained to be continuous either horizontal or vertical plane. इसमें भी दो सब कैटेगरीज हैं. फर्स्ट वन इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब वाटर ट्रैवल करता है, जो मैंने आपको बताया, दैट इज हॉरिजॉन्टल वन. अनदर कैटेगरी इज द वर्टिकल प्लेन, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे. मेनली हॉरिजॉन्टल होता है. द मैक्सिमम डिस्चार्ज, जो ज्यादा डिस्चार्ज हम ट्रीट कर पाते हैं वो हॉरिजॉन्टल से कर पाते हैं, वर्टिकल से करते हैं, बट वर्टिकल से डिस्चार्ज जो होता है ट्रीट होता है दैट इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल. ठीक है, ये सब वही बातें लिखी हुई हैं आगे. तो लेट अस मूव टू द हॉरिजॉन्टल. ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप टैंक. ये किसका पार्ट कर रहे हैं हम, कंटिन्यूस फ्लो टैंक का. ठीक है, assumption in the analysis of the horizontal flow type tank is a particle. first assumption is important. ये assumptions कई बार जो है आपके गेट या कंप्लीट एग्जामिनेशन में आ जाता है 1 मार्क में. particle is assumed to be removed in the tank if it reaches the bottom of the tank. okay, और टू दी सेटलिंग जोन. ये कह रहे हैं कि पार्टिकल एक बार अगर टैंक के बॉटम में पहुंच गया, रिपीटिंग अगेन, पार्टिकल एक बार अगर टैंक के बॉटम में पहुंच गया तो हम ऐसे मानेंगे, ऐसा एज्यूम करेंगे कि वो पार्टिकल फाइनली रिमूव हो चुका है वेस्ट वाटर से. इट मीन्स दैट ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि एक बार वो नीचे डिपॉजिट होने के बाद बॉटम में फिर कुछ मे बी द कंडीशन, रियल कंडीशन में भी कि वाटर की टर्बुलेंसी हो जाए और फिर वाटर इसको यहाँ से ऊपर ले जाए पार्टिकल को. मतलब एक बार सेटल हुआ पार्टिकल फर्दर सस्पेंशन में आ जाए, वाटर में ऊपर उठ जाए. इट मे बी अ पॉसिबिलिटी, टाइम मे पॉसिबिलिटी, बट once any particle touches the bottom of this tank, will consider that this particle is completely removed from the tank. This is for the easiness of the analysis. Just second assumption is concentration of the particle of all the size. This is very important. All the size is same at all the points of vertical section at the inlet end. Repeating again, concentration of the particle of all the size is same at all the points of vertical section at inlet end. मतलब क्या है कि ये टैंक है, इस टैंक के जो भी वर्टिकल सेक्शन है, मतलब ये इस टैंक की डेप्थ है, इस टैंक की डेप्थ h है मान लीजिए, है ना. इस टोटल इस डेप्थ h डेप्थ में जो भी पार्टिकल हैं, इस पार्टिकल की जो साइज है, जस्ट वेट, ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. तो जो इस टैंक के जो भी हाइट है, दिस h हाइट में जो भी पार्टिकल्स आपके, लेटेस्ट से मैंने एग्जांपल लिया कि आपके 5 साइज के पार्टिकल हैं. ओके, प्लीज लिसन केयरफुली दिस पॉइंट. आपके 5 साइजेस के डिफरेंट साइज के पार्टिकल हैं. एक साइज का पार्टिकल आपका लेटेस्ट से कुछ भी मान लीजिए 0.2 mm का है, 1.3 mm का है, 1.4 mm का है, लेटेस्ट 1.5 mm का है, 1.6 mm का है. ठीक है, ये मैंने 5 साइजेस रैंडमली ले लिए. ये जंक्शन ये कहता है कि इन सारे जो सारे साइजेस ऑफ द पार्टिकल हैं, ये हर एक डेप्थ पे प्रेजेंट होने चाहिए. दिस हाइट इज h,
तो वर्टिकल सेक्शन मतलब ये वाला ऐसे वर्टिकली, मतलब इस डेप्थ पे भी जब मैं देखूं तो ये पांचों पार्टिकल के साइजेस प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब 0.2 वाले भी होने चाहिए इस डेप्थ पे, 0.3 वाले भी होने चाहिए, 0.4 भी, 0.5 भी, 0.6 भी। ओके, सेकंड डेप्थ मैंने ये कोई डेप्थ पकड़ी, कोई भी रैंडम डेप्थ ली, एक गैप, सर्टेन गैप के बाद, कुछ के गैप के बाद, इसमें भी ये सारे साइज के पार्टिकल प्रेजेंट होने चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी कोई भी डेप्थ आपने पिक करी तो उस डेप्थ में 2 साइज के पार्टिकल तो हैं बट 3 साइज के पार्टिकल मिसिंग है, कोई भी साइज के पार्टिकल मिसिंग है, ऐसा एज्यूम करा है कि vertically at every depth all size of particle are uniformly distributed। ओके, इस पॉइंट्स को ऐसे भी आप रिफॉर्म कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि एट द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन एट द एवरी डेप्थ the every size of particle are uniformly distributed। this is for the sake of analysis, we can analyze properly। ठीक है, अब हम एनालाइज कर सकते हैं कि किस टाइम में विद दिस डेप्थ हमारे कौन कौन से पार्टिकल सेटल डाउन होंगे, ठीक है, और कौन कौन से इस टाइम में विद दिस डेप्थ सेटल डाउन नहीं हो पाएंगे, वो भी देखना है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी एफिशिएंसी डिजाइन करते हैं टैंक्स की। न्यूमेरिकल भी करेंगे इस पे, डोंट वरी। इट इज द काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टैंक, न्यूट्रल टैंक। इस तरह से ये स्लज जोन है एक तो, ठीक है, और ये इसमें इसकी लेंथ हमने टैंक की एल ले ली, राइट। स्लज जोन से ऊपर और जहां तक इसमें पानी भरा हुआ है, दिस इज द हाइट ऑफ दिस टैंक, बेसिकली दिस इज कैपिटल एच, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल एच। विड्थ ऑफ दिस टैंक आपको दिखाई नहीं दे रही है, हाँ इसको देखो हमने शो करने के लिए यहाँ पे राइट साइड देखिए ये वाला डायग्राम, क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस आपको शो किया हुआ है कि एच और बी इज द विड्थ, दिस इज क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये पार्टिकल यहाँ पे उन्होंने ऐसे लिया, देखिए ये पार्टिकल, आई एम पॉइंटिंग आउट दिस पार्टिकल, ये पार्टिकल है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये पार्टिकल यहाँ से ट्रैवल करता है, और वैसे तो पानी जो मूव कर रहा है कहाँ मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, am I right? लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, बट ड्यू टू द ग्रेविटी ये पार्टिकल नीचे भी सेटल करेगा, तो ये ना तो ऐसे जाएगा प्योरली हॉरिजॉन्टली, ना ये प्योरली वर्टिकली ट्रैवल करेगा, इट विल ट्रैवल द रिजल्टेंट डायरेक्शन in between of this horizontal and vertical like this। Particle will go not purely horizontally, not purely vertically, it will go like the in between of that the horizontally and vertically resultant of both of that। ठीक है, ऐसे यहाँ से ट्रैवल करेगा और यहाँ पे जाके कहीं बॉटम को टच कर देगा। ठीक है, ये पार्टिकल जब यहाँ पे टच करा तो हम बोलेंगे इसका टाइम ऑफ ट्रैवल इतना था, इसने इतने टाइम में यहाँ पर जो है ये रिमूव हो चुका है। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, कुछ इसमें देखो थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं, which is very very important for you। एग्जाम्पल से शो कर रहा हूँ like this। सो पार्टिकल हॉरिजॉन्टली यू मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को आप नाम देते हैं वीएफ, फ्लो वेलोसिटी, और जो नीचे सेटल डाउन होता है प्योर वर्टिकली इसको बोलते हैं सेटलिंग वेलोसिटी, दैट इज वीएस। ठीक है, हो गया आपका वीएस सेटलिंग वेलोसिटी। फाइन, टेंशन टाइम टीडी इक्वल्स टू एल ओवर वीएफ और एच ओवर वीएस। मतलब टैंक में हॉरिजॉन्टली जब वाटर वेस्ट वाटर फ्लो कर रहा है, velocity of the wastewater horizontally is Vf, and the length in which wastewater is traveling from left to right is L। Distance upon time is equal to velocity, or you can say the distance upon velocity is equal to time। तो L over Vf क्या टाइम नहीं होगा, एग्जैक्टली टाइम होगा, डिटेंशन टाइम होगा। और सिमिलरली पार्टिकल जब टॉप से बॉटम में ट्रैवल कर रहा है तो टोटल हाइट ऑफ ट्रैवल या टोटल डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल उसकी क्या है, टोटल एच है, कैपिटल एच है।
and velocity for this vertical travel is vs, settling velocity. So can we write the distance upon velocity यानी h upon velocity यानी vs is equal to t या td, detention time. तो सेम वही चीज लिखिए, td is equal to l upon vf is equal to h upon vs. क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, is b into h. Obviously cross section area is b into h. That area is defined by the surface area defined by the q. This is surface area, cross section area. This is cross section area defined by the q over vf. How? देखिए, ट्रैवल बस पार्टिकल लेफ्ट, ये टैंक है आपका, यहाँ से पानी यहाँ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है. डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी. जब आप हॉरिजॉन्टली बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी तो आपकी वीएफ आ गई है ना. एरिया भी कौन सा आएगा, जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टली जब वाटर ट्रैवल कर रहा है तो एरिया आएगा इसका परपेंडिकुलर एरिया है ना. इसके परपेंडिकुलर जो एरिया है प्लेन का, वो प्लेन कौन सा है, बी इंटू एच वाला प्लेन है. तो बी एच इज इक्वल टू क्यू ओवर वी एफ. ऑन द अनदर साइड आप बोल सकते हैं कि सरफेस एरिया यानी बी इंटू एल. बी इंटू एल सरफेस एरिया बोलेंगे, बी इंटू एल को, वो क्या हो जाएगा, क्यू ओवर क्या, वी एस. क्यू ओवर वी एस इज योर सरफेस एरिया, क्योंकि वर्टिकली आप वाटर ट्रैवल कर रहे हो उस टाइम पे. तो वर्टिकली वेलोसिटी विल बी द वी एस एंड एरिया वर्टिकल प्लेन फॉर दिस वर्टिकल सेटलमेंट प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन इज एल इंटू बी. ठीक है, ये हो जाएगा आपका. टी डी कैन बी डिफाइंड एज एल बी एच ओवर क्यू डी. अच्छा, ये आपको पता है कि डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है. तो टाइम इक्वल्स टू, आई कैन राइट वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज वी ओवर क्यू. वही चीज यहाँ पे लिखिए, वी ओवर क्यू. V is the volume, volume की जगह L into B into H divided by the Q design discharge. Volume over QD is equal to detention time. And another thing, मैंने detention time यहाँ पे क्या लिखा है, L over VF भी लिखा है, H over VS भी लिखा है. ठीक है, so आप यहाँ पे लिख सकते हैं, I can cut this, आप लिख सकते हैं TD is equal to L over VF या H over VS. जब इसको कट करेंगे ना, मतलब एल से एल कट कर देंगे तो आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी क्यू ओवर वी एफ वाली. या एच से एच कट करेंगे तो आपको वी एस वाली ये इक्वेशन मिल जाएगी जो मैंने यहाँ पे बताई है, वो आपको यहाँ से दोनों से मिल जाएगी. ठीक है, नोट है यहाँ पर आपके लिए, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ कंसर्न्ड साइज ऑफ द पार्टिकल आल्सो टर्म्ड एज सरफेस ओवरफ्लो रेट व्हिच डिजाइन द एफिशिएंसी ऑफ टैंक. हम जब टैंक डिजाइन करते हैं तो एक हम सेटलिंग वेलोसिटी एक साइज के पार्टिकल की स्टैंडर्ड ले लेते हैं. लेट अस से उससे हम अपनी एफिशिएंसी डिजाइन करते हैं. मैंने बोला था ना आपको कि मैंने 5 साइज के पार्टिकल पिक करे, है ना. पहले 0.2 पिक करा, 0.3 पिक करा, 0.4 पिक करा, 0.5 पिक करा, 0.6 सो एंड सो. ठीक है, लेट अस से मैंने बोला 0.4 वाला पार्टिकल मेरा कंसर्न साइज पार्टिकल है, और इस 0.4 साइज पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, सेटलिंग वेलोसिटी ps, उसको मैंने बोल दिया कि ये ही क्या है, मेरा सरफेस ओवरफ्लो रेट है. ये दिस इज द पॉइंट, दिस इज द वेरी की पॉइंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. कंसर्न साइज पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी ही कहलाती है आपका सरफेस ओवरफ्लो रेट. इस कंसर्न साइज के पार्टिकल की जो सेटलिंग वेलोसिटी है, इसके अकॉर्डिंग आप डिजाइन करते हो अपनी टैंक की एफिशिएंसी. अब इस साइज के पार्टिकल से जो बड़ा साइज का पार्टिकल है, लेट अस से 0.4 से बड़ा मैंने क्या बोला, 0.5 भी है mm और 0.6 mm भी है. तो जब ये स्टैंडर्ड ओवरफ्लो रेट 0.5 के रिस्पेक्ट में मैंने vs बोल दिया, यानी ये 0.4 साइज का पार्टिकल कंप्लीटली सेटल डाउन हो रहा है, रिमूव हो रहा है. तो इससे बड़ा साइज का पार्टिकल तो अपने आप रिमूव हो जाएगा, यानी 0.5 और 0.6 तो इससे बड़े हैं, वो भी 100% रिमूव हो जाएंगे. अब बात आती है इससे छोटे पार्टिकल, क्या वो रिमूव होंगे, 0.2 और 0.3. तो वी कैन से यस, दीज पार्टिकल रिमूव कैन बी रिमूव बट रिमूव पार्शियली. ये रिमूव तो होंगे, बट जैसे मैंने कहा कि वो हर हाइट पे, आप कह रहे हो ना, हर हाइट पे जो है पार्टिकल हर साइज के डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. एक पर्टिकुलर हाइट के पार्टिकल तो कह सकते हो कि आप रिमूव हो जाएंगे, बट हाँ, पूरी हाइट के पार्टिकल मतलब 100% फुल्ली रिमूवल नहीं होगा. किनका, जो छोटे साइज के पार्टिकल है.
बट जो बड़े साइज के पार्टिकल हैं इस स्टैंडर्ड पार्टिकल से, वो तो कंप्लीटली रिमूव हो ही जाएंगे। दिस इज द पॉइंट। देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे देखते हैं that the height of particle is h, मैंने बोला h है, ठीक है। सो td डैश इज इक्वल टू h अपॉन vs, और एक स्टैंडर्ड हाइट है, मतलब कंप्लीट हाइट दैट इज कैपिटल h अपॉन vs इज इक्वल टू td। It is the standard detention time that is equal to maximum height h over vs, और यहाँ पे एक नया टाइम निकल के है td डैश, कोई भी टाइम हो सकता है। वो क्या टाइम है कि अगर आपने बोला कि आप स्मॉल h अपॉन vs ले रहे हो, मतलब आपका पार्टिकल जो है वो टॉप पर नहीं है, कहीं बीच में है, और ये जो बीच वाली हाइट है ये स्मॉल h है, टॉप से लेकर नीचे तक की क्या कैपिटल h है। तो टाइम अब जो है पार्टिकल टी डी डैश कम होगा या ज़्यादा होगा, टी डी से टी डी डैश कम होगा। एक में तो आपने ऊपर की हाइट ली है, मतलब पार्टिकल यहाँ से आके नीचे सेटल डाउन हो रहा है, एक पार्टिकल यहाँ बीच में से सेटल डाउन हो रहा है, टी डी डैश इज लेस देन दी टी डी, मतलब ये पार्टिकल तो जल्दी सेटल हो जाएगा। गॉट इट। सिमिलरली एल डैश इज इक्वल टू वी एफ इंटू टी डी डैश, और वी एफ इंटू टी डी, एल इज इक्वल टू एल डैश, यहाँ पर क्या आ गया, सो एल डैश इज लेस देन एल। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस पार्टिकल का डिटेंशन टाइम कम है, ऑब्वियसली वो पार्टिकल लेंथ भी सबसे कम ट्रेवल करेगा। लगता है ना, पार्टिकल हॉरिजॉन्टली भी ट्रैवल करता है और वर्टिकली भी ट्रैवल करता है, राइट। अब जिसका ये टाइम डिटेंशन टाइम ही कम है, वो मतलब जल्दी टाइम भी कम ले रहा है ना, क्योंकि उस कम हाइट पे प्रेजेंट है, टाइम भी कम ले रहा है, ठीक है। और सिमिलरली वो इसकी कंपैरिजन जो टॉप से नीचे सेटल हो रहा है वो इस तरह सेटल होगा, है ना, यानी वो लेंथ भी ज़्यादा कवर करेगा एल। और एक पार्टिकल आपका यहाँ पर बीच में है स्मॉल एच हाइट पे, तो ये पार्टिकल यहाँ सेटल होते होते यहीं पे सेटल हो जाएगा, ठीक है, जस्ट बिफोर दिस एल। इसको लेंथ को मैंने बोल दिया एल डैश, एल डैश भी क्या होगी, स्मॉलर होगी एल से। गॉट इट। परसेंट रिमूवल हो जाएगा साइज का जो आपका कंसर्न पार्टिकल है, ठीक है ना। 0.5 कंसर्न था, हमने 0.005 एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, वो तो कंप्लीट रिमूवल हो गए, उससे बड़े साइज के पार्टिकल, ठीक है। जैसे उन्होंने स्टैंडर्ड पार्टिकल लिया 0.005, ओके, तो फॉर द पार्टिकल साइज 0.006 मींस ग्रेटर देन दिस साइज, साइज तो ग्रेटर हो गया, साइज ग्रेटर हो गया तो फिर ये पार्टिकल तो 100% फुली रिमूव हो जाएगा विद फ्रॉम मतलब विद दैट पीरियड ऑफ टाइम, सेम रिटेंशन टाइम में ये 100% रिमूव हो जाएगा, ठीक है। रिटेंशन घटाने बढ़ाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। पार्टिकल इससे कम हाइट में भी, जैसे मतलब टॉप हाइट की बात कर रहे हैं, ये जो इससे बड़ा पार्टिकल है, तो टॉप हाइट में रिमूव हो गया तो छोटी हाइट में तो ये रिमूव अपने आप हो ही जाएगा। दैट इज अंडरस्टूड थिंग, क्लियरली अंडरस्टूड। नाउ कमिंग टू द स्मॉलर साइज पार्टिकल, दिक्कत है स्मॉलर साइज पार्टिकल में। स्मॉलर साइज पार्टिकल में एक साइज ने उठा लिया 0.05 mm से छोटा कोई भी साइज ले लेते हैं, ये 0.004 mm 3 में वट। अब इस साइज में, इससे छोटे साइज में क्या है कि जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो भी कम है क्योंकि साइज कम है, सेटलिंग वेलोसिटी कम है, और हाइट अगर आपने सेम रखी h over vs2 and h over vs, तो रिटेंशन टाइम td2, रिटेंशन टाइम td, रिटेंशन टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब देखिए ध्यान से देखिए इसको, सिंपल चीज है, एक पार्टिकल यहाँ पे है बड़ा, एक पार्टिकल यहाँ पे छोटा। बड़ा पार्टिकल है 0.005 mm का स्टैंडर्ड पार्टिकल, और छोटा पार्टिकल लेटर से कुछ भी 0.4 mm का, 0.3 mm का, लेटर से मैंने बोला 0.3 mm। हाइट दोनों की सेम कर दी h, नीचे क्या लिखा है vs2 vs। बड़े पार्टिकल की जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो है vs, छोटे पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी है वो है vs2 या vs डैश व्हाटएवर। तो जब इनकी दोनों की सेटलिंग वेलोसिटी अलग अलग है, बड़े वाले पार्टिकल की ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उसका d ज़्यादा है, साइज बड़ा है। जब vs इसकी ज़्यादा है तो डिटेंशन टाइम किसका ज़्यादा हो जाएगा, छोटे वाले पार्टिकल ज़्यादा होगा, है ना, डिनोमिनेटर बड़ा है इसका। छोटे वाले पार्टिकल क्या हो, डिटेंशन टाइम क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, डिटेंशन टाइम, ठीक है, ग्रेटर हो जाएगा। और जो बिगर पार्टिकल उसका डिटेंशन टाइम कम हो जाएगा, स्मॉलर पार्टिकल का डिटेंशन टाइम बढ़ जाएगा, है ना। पार्टिकल आर नॉट सेटल्ड अंडर द वाटर एट टी डी टाइम,
उस डिटेंशन टाइम में, स्टैंडर्ड टाइम में ये छोटा वाला पार्टिकल सेटल नहीं हो पाएगा, ये जल्दी सेटल हो जाएगा और ये इसके बाद सेटल हो रहा होगा, राइट। और लेंथ ऑफ ट्रेवल ऑफ दिस पार्टिकल, ये तो जल्दी सेटल हो जाएगा तो ये यहीं तक, और ये पार्टिकल देर में सेटल हो रहा होगा बहुत ज़्यादा, तो ये ट्रैवल करते 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 न जाने बहुत आगे तक पहुंच जाएगा, राइट। इसका लेंथ ऑफ ट्रैवल भी ज़्यादा होगा किसका, स्मॉल पार्टिकल का, और बिगर पार्टिकल का स्मॉल लेंथ ऑफ ट्रैवल भी कम होगा, है ना। इसलिए यहाँ पर देखिए लिखा है L2 इज ग्रेटर देन L। गॉट इट। जो अभी अकॉर्डिंग टू द assumption 2 particles are uniformly distributed at every height। अब उन्होंने कहा कि हाइट तो सेम रख के देख ली भाई, उसी हाइट पे अगर हमने छोटा पार्टिकल रखा वो तो सेटल नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं कि हमने हाइट कम कर दी तो सेटल हो सकता है क्या। let us say the size is d2, स्मॉलर साइज एट हाइट h, कोई स्मॉल h हाइट ले ली कहीं बीच में, तो हाइट देखिए स्मॉल h इज लेस देन द कैपिटल H, सो द वेलोसिटी vs2 वो तो स्मॉल है ही, क्यों है, क्योंकि वो साइज छोटा है। नाउ td2 dash is equal to h upon vs2 and td standard h upon vs। For this height h and the settling velocity vs2, this thing may be possible that td2 dash is equal to td। क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा है, हाइट भी डिक्रीज हो रही है और vs2 भी डिक्रीज है, क्योंकि वो तो साइज छोटा है तो सेटिंग वेलोसिटी कम है ही। इस टाइम आप क्या कर रहे हो कि आपने बोला कि वो टॉप हाइट पे नहीं है, कहीं बीच में है, यानी आप हाइट घटा रहे हो, तो दोनों चीज कम हो रही है। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों सेम रेट से अगर डिक्रीज हो तो आप कह सकते हो दिस डिटेंशन टाइम विल बी कांस्टेंट, दिस डिटेंशन टाइम td2 डैश विल नॉट चेंज फ्रॉम td, दिस थिंग विल कांस्टेंट। अगर ये सेम रेट से डिक्रीज हुई तो आपका ये डिटेंशन टाइम td और td2 डैश इक्वल हो जाएगा। और ये इक्वल होने का मतलब क्या है कि सेम टाइम में बड़ा वाला पार्टिकल अगर ऊंची हाइट पे भी है और छोटा वाला पार्टिकल अगर कम हाइट पे भी है, तो दोनों हो सकता है कि भैया सेम टाइम पे नीचे सेटल डाउन हो जाए। कॉमन सेंस वाली बात भी है। ऊपर वाला पार्टिकल भले ही बड़ा है, उसकी वेलोसिटी तेज है, लेकिन वो ऊपर है ना, नीचे वाला पार्टिकल कहीं बीच में है, स्मॉलर पार्टिकल, तो दोनों जब सेटल डाउन होना शुरू किए तो लगभग हो सकता है कि सेम टाइम पे सेटल हो जाए। ओके, तो ऐसा एज्यूम करें कि मान लीजिए आधी हाइट पे रखने से ये सेटल डाउन होना शुरू हो गया। तो आधी हाइट के नीचे अगर छोटा पार्टिकल आपने रखा वो भी सेटल डाउन हो जाएगा, लेकिन आधी हाइट के ऊपर आपने रखा तो वो देर में सेटल होगा। वहाँ पे कह सकते हैं कि 50% पार्टिकल इस साइज के सेटल हो रहे हैं उसी समय में, क्योंकि वो आपने हाइट कम कर दी, और 50% जो ऊपर आधी हाइट से ऊपर है वो सेटल डाउन नहीं हो पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कंसर्न पार्टिकल से छोटे पार्टिकल भी रिमूव हो सकते हैं, बट पार्शियली, नॉट फुली। और कंसर्न पार्टिकल से बड़े पार्टिकल तो 100% फुली रिमूव हो ही सकते हैं, चाहे वो किसी भी हाइट पर हो, रिस्पेक्टिव ऑफ दी हाइट। ये पॉइंट अभी समझ में आ चुका है टोटल वे में। अगर इस पे और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी को थोड़ा शॉर्ट टच करते हैं बिकॉज इंपॉर्टेंट चीज़ है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को समझ में अभी पूरी तरह ना आया हो, तो इसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में भी टच करते हुए आगे मूव करेंगे और फर्दर इसमें एक दो न्यूमेरिकल करेंगे टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर यू। ठीक है, देन डिज़ाइन स्टेप्स देखते हैं कुछ पीएसटी के स्टैंडर्ड, देन दिस टॉपिक विल फिनिश। This is enough for this lecture.